गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ईआरपी। अब तक हमने पढ़ा था ईआरपी का जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि कैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम उसे वर्क करते हैं कि हमें कौन सा ईआरपी रिक्वायर्ड है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, यानी कि आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको कौन सा ईआरपी चाहिए, आपकी चैलेंजिंग मार्केटिंग के लिए कौन सा ईआरपी आपके लिए सुटेबल है। नेक्स्ट आता है ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की ईआरपी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों ऑब्वियसली बात है, जब ईआरपी को परचेज करोगे आपने ये सोच लिया कि आपको ये वाला ईआरपी चाहिए, तो आप अपनी कंपनी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। अब इम्प्लीमेंटेशन भी इजी प्रोसेस नहीं होता है, जनरली इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले आता है ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। देखिए जनरली सबसे पहले तो जो भी सॉफ्टवेयर आप परचेज करें, जो भी ईआरपी आप परचेज करें, उसे आप इंस्टॉल करेंगे। देन आपको उसके बाद क्या हार्डवेयर चाहिए, यानी कि क्या हार्डवेयर आपके रिक्वायर्ड है उसको आप फुलफिल करेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने ईआरपी लिया, उसे खरीद करके रख लिया और वेट किया कि ठीक है अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा, या आपने अपना हार्डवेयर चेंज नहीं किया है और उसको चाहे आपकी वो एक्सेस करें तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास हार्डवेयर रिक्वायर्ड है उन सबको आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई भी आपके पास जितने भी उसके साथ रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, ईआरपी को अपने यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जितना भी आपका डेटा है, चाहे फाइनेंशियल हो या ट्रांजेक्शनल डेटा हो, उसको आप उसके अंदर मैप करेंगे। मैपिंग का मतलब है कि आप उसको धीरे धीरे उसकी एंट्री आप अपनी ऑनलाइन करना या कंप्यूटर में करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जनरली और देन आपके पास ट्रेनिंग या यूजर जो भी लोग हैं जो उसको एक्सेस करेंगे, जो उसको यूज करेंगे उस ईआरपी को, उनको आप क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मीन्स ट्रेनिंग भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपने ईआरपी तो इंस्टॉल कर दिया और जो यूजर है यानी कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज जितने भी हैं उनको अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिलवाई कि आपको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उसको एक्सेस करना है, तो बेसिकली क्या है, वो एक यूजलेस है आपके लिए। यूजलेस इसलिए है क्यों? क्योंकि आपके पास जितने भी लोग हैं अगर वो प्रॉपर ईआरपी को यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स वो भी आपका प्रॉपरली एक्सेसिबल नहीं होगा आपका, तो वो आपके लिए क्या है, यूजलेस और वेस्ट ऑफ मनी। तो बेसिकली कुछ चैलेंजेस होते हैं जो एक ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी फेस करती है। टॉप 10 चैलेंजेस जो हमारे पास हैं जो कि फेस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने में। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी हम ईआरपी इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ईआरपी जब भी आप बनाएंगे या ईआरपी जब भी आप मैनेज करेंगे तो ये कंप्लीटली सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपका प्रोसेस। सिंक्रोनाइज का मतलब है क्योंकि आपके जितने भी बिजनेस हैं, सारे जितने भी बिजनेस प्रोसेस है उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि आपके पास जो कनेक्शन है वो प्रॉपर ना हो, यानी कि फाइनेंस अगर एग्जीक्यूट करना चाहे सेल्स डिपार्टमेंट का कोई भी एंट्री कोई भी डेटा तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो वो हमारे क्या होता है, यूजलेस हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक एडवांटेजेस होती है, क्योंकि जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास टाइम है उसको सेव करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है ईआरपी को यूज करने का। जब हम उसे यूज करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कभी आप ईआरपी को यूज करोगे, सक्सेसफुली उसे यूज करोगे, तो आपका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आएगा वो आएगा टाइम का। जब हमारे पास एक टाइम हो जाता है यानी कि टाइम बच जाता है, तो ऑब्वियसली बात है जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं या आप खुद भी क्या करेंगे, अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए, प्लस उसके लिए हो सकता है मार्केटिंग स्टडी या कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में हमें किस तरीके से हमें आगे मूव करना है, उसको आप सोचने के लिए अपना टाइम दे पाते हो। बट लेकिन हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं जो कि हमारे पास इम्प्लीमेंट करने पे ईआरपी सिस्टम पे। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो क्या? सबसे पहले आता है ईआरपी वेंडर्स, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जितने भी हमारे पास ईआरपी हैं, हमारे पास ईआरपी जितने भी वेंडर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ईआरपी वेंडर्स हमारे पास हैं, और ईआरपी वेंडर्स में सबसे पहले काम जो आता है वो हमारे पास की सबसे बेस्ट ईआरपी हमें सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद जो सिलेक्शन है प्रोडक्ट का वो हमें प्रोडक्टिविटी गेन करने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो जब भी हम कभी सेलेक्ट करें ईआरपी को तो जनरली हमें ये सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको ईआरपी एप्लीकेशन जो आपके पास बिजनेस के लिए है, इंडस्ट्री के लिए, वर्टिकल है, एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि वो कहीं भी एक्सेसिबल आपकी ना हो। नेक्स्ट होता है कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। देखिए जनरली क्या होता है, ईआरपी के इम्प्लीमेंटेशन में जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबसे क्रूशियल रोल उन्हीं का होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो नेसेसरी होता है प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, ठीक है। उनकी तरफ से अगर कोई भी इग्नोरेंस हो जाता है तो बेसिकली क्या होगा, इनइफेक्टिव डिसीजन होगा, डिलेड ऑपरेशन होगा, ठीक है। भाई मान लीजिए ईआरपी आपने परचेज भी कर लिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके जो भी टॉप मैनेजमेंट लेवल है वो उस तरीके से रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं
कि आपका जो ERP है वो इम्प्लीमेंट हो पाए, तो वो हमारे लिए क्या होता है कि जो डिसीजन है हमारे पास अगर वो ऑन टाइम नहीं है तो डिलेड डिसीजन और जितने भी आपके ऑपरेशन है वो आपके नहीं होते। नेक्स्ट आता है आगे की टूलिंग। देखिए इम्प्लीमेंटेशन जब हमारे पास ERP का हो जाता है तो बेसिकली जो हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज हमारे पास वर्किंग में उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे हम जो वेंडर्स हम ERP परचेज कर रहे हैं हम चाहे उनसे खरीदें, उन्हीं को बोले कि वो हमारे एम्प्लॉयज को आकर ट्रेनिंग दें, या आप बाहर से किसी को हायर करें जो आपको ERP पे वर्किंग की ट्रेनिंग दे, या आप क्या कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को बाहर भेज करके ट्रेनिंग सेशन जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कंपनीज होती है, आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उन्हें कोई भी काम कराना होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी को एनहांस कराना होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करनी होती है, तो वो क्या करते हैं अपने कुछ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग पर भेजते हैं जिसका पूरा का पूरा खर्चा वो लोग खुद ही बियर करते हैं। और जब वो पूरा का पूरा खर्चा बियर करते हैं आपका, तो इट मीन्स क्या है कि वो जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग है वो कौन हमें प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो वो होती है कि ठीक है हमने बाहर से कोई कोर्स करा दिया या बाहर से कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी। एक होता है कि भाई ठीक है आपने क्या किया, जिससे भी वेंडर से आपने खरीदा है उस वेंडर को बुला करके जितने भी एम्प्लॉयज उसे यूज करने वाले हैं उन सबके लिए आपने ट्रेनिंग सेशन करा दिया, यानी कि वो आप हर किसी को बता देगा कि आपको वर्किंग किस तरीके से करनी है। या फिर एक मेथड हमारे पास ये होता है कि हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास जितने भी पर्सन है अगर उन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है या कंप्यूटर बैंकिंग या ERP को नहीं मैनेज करे तो हम किसी बाहर से पर्सन को बुलाएं और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। हो सकता है 20 डेज की हमारी या मंथ की हो आपके या 25 डेज की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग और मोटिवेशन के आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो अगर हम देखें तो एक पर्सन को एक जो मैनुअली काम कर रहा है उसे जब वो ERP पर आएगा तो उसके लिए उसको मोटिवेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग और मोटिवेशन प्रोवाइड करना जिससे कि आपका जो ERP है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एजुकेट ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। अब आता है इम्प्लीमेंटेशन। जनरली क्या है कि जो भी हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन टाइम जो होता है आपके पास, कुछ कंपनीज होती है वो कंजम्पशन जो ERP इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का टाइम है उसको वो कस्टमाइज नहीं कर पाती। मीन्स क्या होता है आपका जो ERP है वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट होता है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है और एक आपको पर्टिकुलर बिजनेस पे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं कि लिया आपने सारा ही एकदम से चेंज कर दिया, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे पहले क्या होता है, चलिए पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर लेते हैं या पहले HR को कंप्लीट करते हैं, HR हमारा मॉड्यूल सक्सेसफुली रन हो गया तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल सेल पर आ गए या फिर फाइनेंस पर आ गए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने ERP को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है जो कंजम्पशन होता है ERP का बेसिकली, क्योंकि हमें क्या करना होता है पर्टिकुलर बिजनेस की जब डिजाइन किया जाता है तो उसके कौन कौन से टास्क को हैंडल करेगा, किस किस तरीके से हैंडल करेगा, वो सारी चीजों को चेक करने के बाद फिर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट में करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट है, मैंने उसको एग्जीक्यूट वहां इम्प्लीमेंट कर दिया बट पता चला वहां कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। अब जब वहां प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे पास तो इट मीन्स क्या है कि जब भी कभी कोई ऐसे तरीके से प्रॉब्लम आएगी तो पूरा सारे जगह तो मैंने एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिया तो सारे ही डिपार्टमेंट को दोबारा से चेंज करना बहुत पॉसिबल होगा कंपैरेटिव जब डिपार्टमेंट वाइज स्टार्ट करते हैं उसे। तो मान लीजिए अगर वापस में ERP में कोई भी प्रॉब्लम आ गई इम्प्लीमेंटेशन में तो इट मीन्स क्या है आप क्या करेंगे, आपके बाकी डिपार्टमेंट सेफली चल रहे हैं और इतना टाइम नहीं हुआ है, आपके पास मैनुअली सारा डेटा है तो आप उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है और उससे आप ERP को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो उसमें कोई लॉस नहीं हो पाता आपके डेटा का। नेक्स्ट आता है प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए जनरली क्या होता है कि जितने भी बेस्ट जो भी एक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसके लिए वो अपने बेस्ट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करती है। उसके लिए क्या कंपनीज जो होती है वो एक्सटर्नल हेल्प भी और दूसरा जो आपके पास इंटरनल एम्प्लॉयज को प्रीफर करती है अपना, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आपने क्या इम्प्लीमेंट करना है और आपने क्या किसी पर्सन को ऐसी कोई अथॉरिटी दे दी जिसको IT का कोई भी नॉलेज नहीं है या जो एक तरीके से आपका कोई काम नहीं उसको आइडिया है, तो उस केस में क्या होगा इम्प्लीमेंटेशन आपका सक्सेसफुली नहीं होगा। तो बेसिकली जो भी आपके बेस्ट एम्प्लॉयज हैं जिससे कि वो क्या कर सकते हैं इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरीके से वो आपके जो भी एक्टिविटीज है उनको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो क्या करते हैं बाहर से किसी को हायर कर लेते हैं और वो उसे टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करता है, प्लस जब वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली वो इम्प्लीमेंट कर देता है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। देखिए हमेशा क्या होता है जो एंटायर कॉस्ट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है इनिशियल कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट डिपेंड करती है कस्टमाइजेशन पर।
यानी कि आपके पास कितना आपको चाहिए, क्या चाहिए इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, क्यों, क्योंकि आपको सिस्टम भी उसके लिए चेंज करने पड़ेंगे, प्लस आपको अपनी हार्डवेयर भी रिक्वायरमेंट जो है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने ERP क्लाउड बेस लिया हुआ है तो हो सकता है आपको नेट का जो भी आपने लिया हुआ है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सारी चीजें जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, तो बेसिकली हमारे पास जो ERP इम्प्लीमेंटेशन का फेस होता है, तब उसमें होता है कि आपके पास जब भी आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें जितनी भी पूरी की पूरी कॉस्ट है उसको भी परफेक्टली चेक करना होता है। ऐसा ना हो कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू हमारे जितने भी उसकी परचेसिंग कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज रिटेंशन। देखिए कभी कभी कैसे होता है कि कुछ एम्प्लॉयज को जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं तो बहुत से एम्प्लॉयज फिर भी ऐसे होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, वो काफी टाइम से आपके साथ वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस जो चेंज एनवायरमेंट है, ये जो आपने एनवायरमेंट को एकदम से चेंज किया है, यानी कि आपने ERP जो स्टार्ट किया है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और वो जब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो उसे क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो हमारे पास जो ग्रोथ रेट होता है कंपनी का उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एक पर्सन आपके बहुत टाइम से जुड़ा होता है किसी बिजनेस के साथ, तो उसे आपकी सारी चीजें पता होती है, आपका वर्किंग एनवायरमेंट पता है, आपको किस किस के आपके डीलिंग है वो सब पता है, तो वो उसे समझने या समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो आपके बिजनेस को इजीली डील भी कर लेगा। बट जब हम क्या करते हैं, जब अगर ऐसे अब मान लीजिए क्या हुआ कि वो उस ERP को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, उसने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, तो हम नए किसी पर्सन को हायर करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगता है उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सेट कराने। ठीक है, नेक्स्ट होता है सफिशिएंट टेस्टिंग। देखिए टेस्टिंग जो है आपके पास क्या आता है, ERP का मतलब है जो भी आपने ERP को खरीदा है, जिस पर्पज से खरीदा है, तो उसके लिए वो स्मूथली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, जो आपके पास आपकी जो नीड्स है, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर्ली फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इनसफिशिएंट टेस्टिंग जो होती है वो अनप्लान्ड अपडेटिंग आपके पास हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर आप देखें तो IT में आपके पास 3 टाइप की टेस्टिंग होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा टेस्टिंग। ठीक है, तो जब हमारे पास एक यूजर को बुलाया जाता है टेस्टिंग करने के लिए, आपने वहां पर उसको ERP को टेस्ट कर लिया प्रॉपर्ली, अब वहां से जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने जो भी सॉफ्टवेयर वो बनवा रही है उसको वो कर देती है, उसको वो ये कह देती है कि ठीक है ये ओके है, हमारे जो भी वर्किंग है उसके लिए वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो इट मीन्स कंपनी ये मान लेती है कि जो काम आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो भी लोग आए हैं और जिन्होंने उसे वैलिडेट कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि प्रोजेक्ट ओके है, तो इट मीन्स क्या है कि आपके जो भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसको वो प्रॉपर्ली वहां पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हमारी आ जाती है, तो वो सब चीजें भी हमारी प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू वो सब चीजें हमारी रिकवर होनी चाहिए। यानी कि जिसके लिए जो मेजर इशू था आपका, जिसके लिए आप ERP अपना बना रहे थे, तो वो ERP आपकी सारी चीजें भी करता है या नहीं करता है, वो सब चीजें हमारे पास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के बाद आता है हमारे पास प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मीन्स आपके पास जो भी कंपनीज होती हैं वो अगर आपका इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ERP सिस्टम को, तो उन्हें क्या करना होता है, अपने बेस्ट एम्प्लॉयज को वो क्या करती हैं, सर्विसिंग के लिए प्रोवाइड कर देती हैं, जिससे कि आपके पास जो भी आपके पास ठीक है, तो जो भी आपके पास आपका ERP है उसके लिए वो आपके पास बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी क्या होता है, जनरली जो भी कोई सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर आप कंपनी में इंस्टॉल करते हैं, कोई भी चीज आप चेक करते हैं, तो उसमें एक चीज आती है सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज होती है कि आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट लेवल होता है, अगर आप जब टॉप मैनेजमेंट के पर्सन जो होते हैं उसको अप्रूव कर देते हैं, तो इट मीन्स वो हम ये मान के चलते हैं हमारी कंपनी के लिए हेल्पफुल है और हम उसे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंटरनल हार्डवेयर। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो भी हमारे पास लोग सिस्टम्स होते हैं वो अनप्रोडक्टिव और फ्रस्ट्रेटिंग कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, आपका ERP 32 बिट को सपोर्ट करता है। ठीक है, आप किसी 16 बिट पर काम करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेगा, अगर स्लो कर दे उसने स्पीड से, तो अगर आपकी फाइल 5 मिनट में ओपन नहीं होती है, जैसे आप इन जनरल आप भी देखते हो कभी कभी फाइल भी ओपन नहीं होती है, मे बी कोई रीजन हो सकता है, मैं आपका सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है या आपके पास मेमोरी स्पेस इतना नहीं है, तो आप भी क्या होता है, इरिटेट हो जाते हैं। तो वही चीजें इसमें आपके पास कि आपके पास जब भी इन्वेस्टमेंट होता है हमारे पास, तो
ईआरपी का जो है कि कॉम्पिटिटर है तो नंबर ऑफ लॉन्चेस और ग्लोबली एक्सेसिव राइवल्स बहुत हो जाते हैं, तो हमारे पास जो बेसिकली होता ही है कि हम जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें तो ईआरपी को इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमें ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड करनी है, हार्डवेयर हमें कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग किस तरीके से आप प्रोवाइड करेंगे, अगर कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है उससे तो आपको उसे किस तरीके से मोटिवेट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी। देखिए इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी क्या है आपके पास, ये तो हमारे पास जो चैलेंजेस थे हमारे पास वो थे, आप इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे, कौन सा मेथड उसमें अप्लाई करेंगे। तो अगर हम बात करें ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की 7 स्टेज प्रोसेस होता है, जो स्टेजेस होती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी की। फर्स्ट होती है ब्रिंग टुगेदर अ प्रोजेक्ट टीम, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी आपके पास कोर मेंबर्स उसका टीम के हैं जो उस पूरे प्रोजेक्ट को यानी कि ईआरपी को आपको देख रहे हैं, ईआरपी को मैनेज कर रहे हैं, उनको आपको एक तरीके से ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन टीम आपको डेडिकेटेड बनानी पड़ेगी, जिससे कि उनको पता रहे कि कौन सी चीज़ कैसे एक्सेस होनी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हमने उसमें ऐड किए हैं, कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो कोर मेंबर्स होते हैं स्टार्ट अगर आते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर जो लीडर, ठीक है, देन एप्लीकेशन एनालिसिस जो कि डेटा को माइग्रेट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि डेटा जो आपका अभी तक फाइल्स में था अब आप उसे क्या करेंगे कंप्यूटर्स करेंगे, तो सारा डेटा आपका किसमें जाएगा कंप्यूटर्स में एंट्री होगा। एप्लीकेशन डेवलपर यानी सिस्टम को कस्टमाइज करने का। नेक्स्ट होता है क्यूए टेस्टिंग इंजीनियर यानी कि टेस्टिंग और परफॉर्मेंस एफर्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए होता है, जो आपका सारा का सारा टेस्ट करेंगे, यानी कि एक में तो क्या है कि आपका लीडर बन गया, सेकेंड में आपका रिक्वायरमेंट ये चेक करें कि डेटा जो हमारे पास एंट्री होगा यानी कि डेटा जो हम एंटर करेंगे तो हमें किस तरीके से एंटर करना है, फिर उसकी टेस्टिंग को प्रॉपर करना है, तो वो सब चीज़ें पूरी कोडिंग हम बना के रखते हैं जिससे कि आपके सारे के सारे फीचर्स जो है प्रॉपरली एक्सेस होगा। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर और उनके फंक्शंस, यानी कि स्टेक होल्डर्स भी हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके पास डिपेंड करता है आपके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितने स्टॉक होल्डर्स आपके हैं वो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हम ईआरपी को मैनेज या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टेक होल्डर में फंक्शन सबसे पहले तो एक आते हैं सीनियर। देखिए सीनियर मैनेजमेंट में आपके एनालिटिक्स रिपोर्ट आते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग में आपके पास आती है जर्नल लेजर, अकाउंट्स, एसेट एंड कैश मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग एंड शॉप फ्लोर मैनेजमेंट, जिसमें आपका शेड्यूलिंग है, मैनेजमेंट एंड डिजाइन और प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास वर्कर्स, जिसमें इन्वेंटरी डिजाइन से सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स को भी हम मान के देते हैं। एक आता है हमारे पास क्या सेल्स डिपार्टमेंट, जिसमें आपका फोरकास्टिंग है, सीआरएम फंक्शंस होगा। सेकेंड आता है वेयर हाउस, जिसमें इन्वेंटरी होगी, आपका मोबाइल डिवाइस इंटीग्रेशन होगा। तो ये सारी चीजें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पर्सन हैं, उन सबके साथ आपको प्रॉपर्ली टाई अप करके चलना पड़ता है, उनके साथ प्रॉपर्ली कोलैबोरेट करके चलना पड़ता है, उनको पहले से आप क्या करते हैं साथ में लेकर के चलेंगे। तो जब भी कभी हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि एज एन ऑनर अगर आप खुद ही सोचें कि बस मैं ही मैंने डिसीजन ले लिया वही सही है, मेरा प्रोजेक्ट टीम बनाए, आपने अपना ईआरपी बनवाया और आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम्स वही बता सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट भी वही बता सकते हैं। आपकी एक सिंपल पर्सन जो सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए बैठा है कि उसे रिपोर्ट्स ही लेनी है, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं एनालाइज कर सकता कि हर किसी की क्या रिक्वायरमेंट। तो बेटर होता है कि हम एक प्रोजेक्ट टीम बनाएं, प्रोजेक्ट टीम में और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट से, सप्लाई से, कहीं से, उन सबको भी साथ में लेकर के पूरी की पूरी टीम हम इस तरीके से बनाए कि जो भी एक ईआरपी जो हम बनवा रहे हैं या ईआरपी जो भी हम परचेज कर रहे हैं, तो वो एक सक्सेसफुल ईआरपी हमारे लिए हो, एज कम्पेयर टू फेलियर ना हो हमारा। क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन चेंज मैनेजमेंट प्लान, और उसके बाद क्या करते हैं, जब हमने डिसाइड कर लिया, अपनी टीम बना दी, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो उसके लिए पूरा का पूरा एक प्लान बनाते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन को स्टेप्स में करेंगे, ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, एक से सारे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एक से सारे डिपार्टमेंट को आप कंप्यूटर्स नहीं करोगे, आप अपना धीरे धीरे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास आती है फोरकास्टिंग इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल है, माइग्रेटेड डेटा है, आपका ट्रेनिंग करना है, इवैल्यूएट करना है आपको, ठीक है। जैसे अगर हम देखें ट्रिलो, गूगल शीट्स एंड ड्राइव जो एक्सीलेंट कोलैबोरेटिव होते हैं, जैसे ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपका, ठीक। नेक्स्ट आता है सेकंड, यानी कि आप क्या करोगे, कंपनी का जो ऑन साइट है उसको ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन में चेंज करोगे, यानी कि
मिनिमाइज आपको करना है, यानी आपको ये देख करके चलना है कि आपको किस तरीके से आप उसे कम से कम कर सकते हैं या किस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें है जो आपका क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एडवोकेट टाइम यूजर ट्रेनिंग और टेकिंग स्टेक होल्डर नीड्स इनटू अकाउंट, यानी कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके कंडीशंस को ध्यान रखें। अगर आपने सेकंड फेज में क्या आता है, एक तो आता है स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन, एक होता है कि हमने ठीक है कंप्लीटली उसको कंप्यूटराइज कर दिया। तो उसमें आपको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे पास पर्सन्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट और उनकी जो नीड है उन सबको ध्यान में रख के हमें सारी चीजें एक्सेस करानी होगी। उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन लोगों को भी हम अपनी कोडिंग में इन्वॉल्व करते हैं, और कोडिंग में इन्वॉल्व करने के बाद जो भी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, ईआरपी को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं। और जब फाइनली आपका बिल्ड हो जाता है प्रोजेक्ट, यानी कि फाइनली ईआरपी आपका रेडी हो जाता है, तो वो भी उस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं कि जिससे कि आपको अपने डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम कराना है और किस तरीके से आपके डिपार्टमेंट में काम होगा। नेक्स्ट आता है पॉलिकल्स और ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी अपनी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की जो है आपके पास उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने ईआरपी को बनवाया बस वही एक कॉस्ट है। आप क्या करेंगे, अपने आप जितने भी हार्डवेयर है, जितना सिस्टम है, उनको भी सबको क्या करेंगे, अगर आप रिक्वायरमेंट है तो अपडेट करेंगे, नए रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ नए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, तो वही सब चीजें आप और आप क्या करेंगे, अपना बजट ड्राफ्ट करके रखते हैं कि आपको कितना बजट चाहिए। इसमें इसीलिए स्टाफ ओवरटाइम पे है आपके पास, डेटा बैकअप है, स्टोरेज है, वेंडर की ट्रेनिंग है आपके पास, कस्टमाइजेशन है, कंसल्टेंसी की फीस है आपका। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता अगर आपने ईआरपी इंस्टॉल कर दिया तो आप टोटली क्या है, जनरली क्या करते हैं, ईआरपी अगर कंप्यूटर सिस्टम होते हैं तो टाइम टाइम बैकअप लेते हैं। बैकअप लेने का मतलब है अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वहां तक का डेटा आपके पास सेव होगा, जिसे बाद में आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो वही सब चीजें पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखनी होती है जब भी हम इसे इम्प्लीमेंटेशन से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है किसका, आपके पास स्टार्ट माइग्रेटिंग योर डेटा, यानी कि आप क्या करेंगे, अब आप अपने डेटा को माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। माइग्रेट करने का मतलब है आप डेटा की एंट्री स्टार्ट करेंगे, जो ऑफलाइन एंट्रीज थी अब सब उनको आपको कंप्यूटराइज में, मैनुअल एंट्रीज को कंप्यूटराइज में कन्वर्ट करेंगे आप। तो उसमें फर्स्ट आपका डेटा माइग्रेशन फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो डेटा माइग्रेट करेंगे आप। डेटा माइग्रेट के बाद आप क्या करेंगे, डेटाबेस को सेटअप करेंगे, मैप करना है, डेटा ट्रांसफर करना है न्यू सिस्टम में, और जितना भी डेटा हमारे पास है उसकी टेस्टिंग भी हम करते हैं कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन उससे रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो वो रिट्रीव हो रही है या नहीं होगी। नेक्स्ट आता है स्टार्ट ट्रेनिंग योर ईआरपी यूजर बेस, यानी कि जितने भी हमारे पास ईआरपी यूजर्स हैं जो हमारे ईआरपी को यूज करेंगे उन्हें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमें ट्रेनिंग में देंगे। उसके लिए आपके पास क्या है कि आपके पास सबसे पहले तो बहुत सारे ट्रेनिंग के लिए इन और आपके पास अटेंड, यानी कि दो तरीके होते हैं, एक तो ई लर्निंग के थ्रू और एक हमारे पास इन कैंपस हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। एक तो ये कि हमने क्या करें, उनके सामने सिस्टम रखे, एक पर्सन सामने बैठा हो, सिस्टम को ऑपरेट करते रहे, हमने सीखे कि आप भी ऑपरेट करते रहिए, यानी कि आपने इन कैंपस। दूसरा सोर्स हमारे पास ई लर्निंग का होता है, ऑनलाइन वो लोग क्या करें उस चीज को समझे कि जो जो चीजें वो यूज करने वाले हैं उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं। और जो हमारे पास ट्रेनिंग होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्यों, क्योंकि जिस तरीके की ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कराएंगे उसी तरीके से आपका ईआरपी वर्क करेगा। ठीक है, अगर हमने एक परफेक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी यूजर्स को यूज कर रहे हैं वो परफेक्टली उसे यूज करेंगे, और अगर आपने ट्रेनिंग प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं कराई है तो इट मीन्स वो इम्परफेक्टली उसे यूज करेंगे, और हो सकता है जो हमारा मेन मोटिव है वो भी हमारा कंप्लीट ना हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लान इनिशिएटिव गोल एग्जीक्यूट, यानी कि हमने सोच लिया ट्रेनिंग के लिए, अब हमें ये देखना है कि हमें उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, यानी किस तरीके से जानना है, जिसमें आपका सिस्टम टेस्टिंग है, यानी कि ईआरपी को यूज करने से स्टाफ जो कि ओवर टाइम में टेम्परेरी स्टाफ है, जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के मैटर्स है उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं, और जितना भी हमारे पास सिस्टम है उसके लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ योर ईआरपी। अब उसके बाद फाइनली हमारे पास है कि क्या जो हमारे पास ईआरपी मैंने सोच लिया है, मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा है, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ठीक है, कि जितने भी आपके वेंडर्स हैं उनको मैनेज करना है कि प्रोजेक्ट को आपके उन सब चीज़ों को सही से मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जनरली हमारे पास दो चीज़ें होती है इसमें, आरओआई और डिक्रीजिंग ह्यूमन इनकम। आरओआई का मतलब है जो रिटर्न ऑफ मनी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से आपका आएगा। ठीक है, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो अगर मान लीजिए जो चीज़ हमारे पास पहले
महीने या 2 महीने 3 महीने लग रहे थे, अगर वो मान लीजिए आपकी बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो गई तो टाइम आपका बचा उसे आप आगे के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपनी कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं, तो जो उससे रिटर्न आ रहा है वो हमारे पास कितना इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, दूसरा ह्यूमैनिटीज एरर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि सारी कैलकुलेशन होती हैं वो कंप्यूटर अपने आप करता है, तो उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स है यानी कि जो ह्यूमन एरर है वो सब खत्म हो जाती है। नेक्स्ट होती है प्रोडक्टिविटी लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है, क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास जब हम ईआरपी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी मेथडोलॉजीज होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ईआरपी का पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।